नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ही हैज अ वेरिड एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। मैं जब इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, इन्होंने मेरे साथ शेयर भी करी हैं, एंड व्हेन आई सॉ द काइंड ऑफ थिंग्स ही राइट्स, तो मुझे लगा इनको तो बुलाना ही चाहिए, बिकॉज ये चीजें आपके साथ शेयर करनी बड़ी ही जरूरी है। और हैरानी की बात यह है कि इन्हें भारत के बारे में, जो कि एक्सटेंसिवली ट्रेवल करते हैं, जो इन्होंने भारत के बारे में समझा है, उससे ज्यादा इनको चाइना के बारे में भी समझ है। और मैं खुद हैरान था कि हाउ कैन somebody हैव सच एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ टू बिगेस्ट इकोनॉमीज या कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मुद्दा रहेगा हमारा आज का, कि जो कई लोग हैं जो हमारे कमेंट्स के अंदर एक बात बोलते हैं हमेशा कि सर, चाइना का जो मॉडल है वो भारत को अपनाना चाहिए और उसी से हमारे देश की तरक्की आएगी, जिस तरह से चाइना ने इकोनॉमिकली और यहाँ पर तरक्की करी है, मिलिटरीली तरक्की करी है, डिप्लोमेसी में पूरे दुनिया में एक दबदबा है आज की डेट में। और उसके बाद जो रिलीजन है, रिलीजन के ऊपर भी उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है ताकि वो हावी ना हो जाए। वो कोई भी रिलीजन हो उसका मैटर नहीं है, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, इवन बुद्धिस्ट जो हैं, हिंदू आपको दिखते नहीं है, कुछ कहीं कहीं जैनी दिख जाते हैं आपको, वो आपके सामने बैठे हुए हैं अभी। तो ये सब सारा कुछ है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे इनके साथ कि क्या चाइना का जो मॉडल है अपनी कंट्री को चलाने के लिए वो भारत को सूट करता है, क्या भारत के लिए अच्छा है, क्या भारत को उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सीखनी चाहिए या कभी भी सीखनी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम। सभी भगवानों को प्रणाम। प्रणाम सर। जो आज जो थोड़ा सा लंबा ओपनिंग कमेंट हो गया, जस्ट टू हैव ओवरव्यू कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। कई लोग बोलते हैं कि सर, आपका जो चाइना का मॉडल है, वो चाइना ने 25-30 साल में इतनी तरक्की देखी है कि यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी इनको मिलता नहीं था। और आज यहाँ पर यह हाल है कि हर एक आदमी जब खाना खाने जाता है तो वेस्ट करता है, क्योंकि उन्होंने भुखमरी देखी है। अब उनको लगता है कि भाई, वी हैव बिकम सो रिच, अब हम वेस्ट भी कर सकते हैं। और सेकेंडली, जो रिलीजन है या डिप्लोमेसी है, मैं सब सारे मैटर्स आपके सामने टेबल पे रख दिए। नाउ यू स्टार्ट। व्हाट डू यू थिंक, भारत को क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए चाइना से? अगर बहुत पुरानी बातें करें तो भारत ने जो लाओ त्से से सीखा है, कन्फ्यूशियस से सीखा है, वो सीखने लायक था। हम्म। और एक वो पूरी की पूरी दुनिया में एक फौज आई लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, यहाँ चाणक्य, बुद्ध, महावीर, पाइथागोरस, एक पूरी की पूरी प्लेटो, सुकरात, पूरी की पूरी जमात आई जिससे पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। आज का जो मॉडल है चाइना का, वो चाइना के लिए भी ठीक नहीं है। भारत उसको कॉपी करे इसका तो मतलब ही नहीं है। अगर चाइना का मॉडल देखें इकोनॉमिक, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में अगर कोविड के ज़माने का अगर आप रिकॉल करें तो सारे के सारे गोडाउन बंद हो गए, फैक्ट्रियों को बंद करने की नौबत भी आई, कई लोगों को छुट्टियां जो पहले नहीं मिलती थी वो छुट्टियां मिली। तो एक वो मॉडल जो हमको देखना पड़े कि मेरा कल का खाना सुमित जैन से आएगा या अमेरिका से आएगा या ब्राज़ील से आएगा और बंद हो जाए तो मैं भूखे मरूं, वो मॉडल भारत कभी नहीं आता। भारत कहता है अपनी पैदावार करो, अपना खाना बनाओ, खाना खाओ, बच जाए पड़ोसी को दो, और बच जाए दूसरे मोहल्ले में दो, और बच जाए दुनिया में बांटो। तो भारत का मॉडल कंजम्पशन मॉडल है, और हम्म। शाम को एंटरटेन भी करो। भारत अगर रिलीजन की बात करें तो भारत कहता है कि धर्म तो आधार है, राजनीति उस पर सुपर स्ट्रक्चर है। परिभाषा ही भारत में धर्म की धारयति धर्म, धर्म वह जो धारण करता है सबको। दूसरा एक दुर्गा सप्तशती से उदाहरण आता है कि प्रत्येक जीव ममतामयी भंवर के गहरे गर्त में गिराया गया है। एवरी लिविंग बीइंग इज ड्रॉप्ड इनटू डीप वॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमनली और मदरली लव। अगर ये परिभाषाएं हैं तो आप चिड़ियों को देखोगे कि मातृ धर्म वो भी अपनाते हैं, पक्षी भी अपनाते, जानवर भी, ह्यूमन। तो धर्म की परिभाषा वहां से आई कि आपको ज्ञान है नहीं है, ब्रांडिंग है नहीं है, धर्म है, और वह धर्म सनातन है। तो यहाँ जो
आजकल डेफिनेशन चल रही है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध, क्रिश्चियन। ये ब्रांडिंग नहीं है। भारत में अगर फेमस श्लोक जो भारत के हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये श्लोक में कहीं किसी धर्म का नाम नहीं, धर्म का नाम है बट ब्रांडिंग नहीं है, ना सनातन की ना हिंदू की, और उस जमाने में शायद बाकी होते भी नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए। तो धर्म एक है, वह सनातन है। और जैसे ही आपने ब्रांडिंग की, चीजें बिगड़ जाती हैं। आपको जैसे गांव में जाएंगे तो आप कहोगे दूध चाहिए, तो गांव में कहेंगे भैंस का चाहिए, बकरी का चाहिए। शहर में आएंगे तो वो कहेंगे टोन्ड मिल्क चाहिए, फुल क्रीम चाहिए। ये ब्रांडिंग हो जाएगी। तो जो गांव वाली ब्रांडिंग तब भी चलती है, गाय भैंस, थोड़ा डिफरेंशिएशन, बट शहर वाली तो एकदम विकृति की तरह लगती है कि वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, किस चीज का दूध। तो भारत कहता है कि ओरिजिनलिटी अगर खराब होती है, जो धीरे धीरे होती है, तो चीजें खराब होती हैं। और सनातन का मतलब ये है कि कल जो था आज है और कल भी रहेगा। इसका मतलब स्थिर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत गिरावट आएगी, फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। एक मोटे से बहुत एग्जाम्पल में मेरी बेटी ने कहा, पापा आप इतना काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि चीजें ठीक तो आप कर लोगे? मैंने कहा उम्मीद तो है कि चीजें ठीक हो जाए। तो उसने कहा कि ऐसा लगता नहीं है आपको कि फिर खराब होंगी? मैंने कहा वो भी स्वाभाविक है, तो फिर ठीक क्यों कर रहे हो आप? तो दूसरी बच्ची ने ठीक करने की जरूरत ही नहीं, फिर ही खराब होगा। तो दूसरी बेटी ने कहा कि शाम को घर गंदा हो जाता है, सवेरे माता पिता फिर झाड़ू लगाते हैं ताकि बच्चे फिर से खेल सकें। तो ये जो पुनरुद्धार होता है या सफाई होती है, उसको उस तरह से लेना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजों की तरह नहीं लेना चाहिए। कि गिरावट आती है, धर्मों में भी आती है, समाज में भी आती है, और फिर एक बड़े प्रयासों के साथ सफाई होती है, और सफाई के बाद फिर से खेलने का मौका मिलता है ह्यूमैनिटी को। तो आज का जो समय चल रहा है, जो इतना अफरा तफरी का दुनिया में लगता है, मुझे लगता है कि गंदगी बहुत ज्यादा हो गई, सभी मेंटल भी, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, रिलीजियसली भी, डिप्लोमेसी में भी। तो ये सफाई का टाइम आने वाला है। तो उस दृष्टि से हम इसको देखते हैं। जहां तक चाइना की बात है, चाइना अपने ही लोगों को, अपने ही पूर्वजों को भूल गया। एक पूरा का पूरा जीने का मार्ग ताओ बताता था, जिस पर वो चले, बुद्धिज्म को अपनाया, उस पर वो चले। उसका एक सिंपल रूल था, फ्लेक्स फर्मली रूटेड फ्लेक्सिबल रूल लास्ट लॉन्ग। जो एक फर्मली रूट हो जमीन पे, जो एक विम्स एंड फैंसी नहीं हो, एक लाइनेज हो, एक हेरिटेज हो, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो लंबे समय तक चलते। अभी जब से कम्युनिस्ट आया तो चाइना वाज क्विक टू अप्रिशिएट द कम्युनिज्म, बट कम्युनिज्म को बीच में भूल के कैपिटलिज्म को भी ले आया, फिर एक बच्चा का नॉर्म ले आया। तो एक बच्चे के नॉर्म्स ने बहुत सारे नाते रिश्ते ही बंद कर दिए। भाई क्या है, बहन क्या है, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब भूल ही गए। अब जब Yes. ये चीजें भूल जाएंगे तो बचेगा क्या? तो सिर्फ पैसा बचा। और पैसा कितना और कब? थोड़े समय के लिए ठीक है चीज। तो भारत चाइना की तरह कभी खोखला नहीं होगा। चाइना हैज बिकम हॉलो इन इट्स ओन स्फीयर। तो हमको Yes. कई बार आई फील पिटी ऑन द पीपल ऑफ चाइना कि उनको रिश्ते नाते ही नहीं पता, व्हाट लव इज, ब्रदरली सिस्टरली लव इज, दे फॉरगेट, दे नो लव हस्बैंड वाइफ का ही है वो। अगर समाज स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली इतना खोखला हो जाएगा, तो ऐसे समाज का सर्वाइवल लंबे समय नहीं होता। कोई दूसरा उनको कुछ करे, इसकी जरूरत नहीं है। दे विल कोलैप्स देयर ओन इफ दे डू नॉट करेक्ट। तो कुछ किया भी उन्होंने, दो बच्चे का नाम लाए भी 2016 के बाद, कुछ करेक्शन वहां दिखाई देता है। बाहर से वो कितने भी ताकतवर बनने की कोशिश करें, बट अंदर वो जानते हैं कि चीजें गड़बड़ा गई। मेनली कोविड के बाद, कि जो उनका एक्सपोर्ट मॉडल था कि दुनिया को हम बना के बेचेंगे, फैक्ट्री होगी,
वो उनको समझ में आ गया कि माल कोई खरीदेगा नहीं, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी तो कहाँ से खरीदेंगे। तो एक वो जो कंट्रोलिंग वाली, अगर जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब आई थी, उसमें एक एनिमल फार्म थी, और 1984 थी कि पीपल 84, yes. बिग ब्रदर इज वॉचिंग। तो जैसा ही वहाँ का मिलिट्री मॉडल, सिक्योरिटी मॉडल, वो इस तरह से हो गया कि सारी जगह कैमरा है। आप 10-15 मिनट में किसी ने बदमाशी करी, उसको पकड़ ली। अगर वो मान लो एक्टिंग भी कर रहा होगा तो भी पकड़ा जाएगा बदमाशी की। तो ये बहुत खराब सिनेरियो है। भारत में एक पूरा का पूरा एक तबका वो कहता हम ही भगवान है जी, साधु संतों का, वो किसी की सुनते ही नहीं। वो नंगा घूमता है, उसको तुम क्या कर लोगे। सब कपड़े ही त्याग दिए उसने। जैनों हाँ, में मुनि है, नागा साधु है, अब उनका तुम क्या करोगे। ऐसा भी हुआ है कि एक दो जबरदस्तियां हुई जो कोविड के टाइम, कई नागा साधुओं को बोला कि भाई आप मास्क लगा के चलो। दैट वाज टू मच फॉर देम। वो कपड़ा नहीं पहनते, मास्क कहाँ से पहनेंगे। और वो गलती भारत से हुई कुछ लोगों के साथ, एंड दे कर्स्ड आल्सो कि तुम जिसने भी हमें परेशान किया है ना, वो ठीक नहीं होगा। तो तुम वैसी भी गलतियां, परेशान हो गए, वो दिख तुम भी भी रहा है, अभी परेशान। परेशान हो भी रहे हैं। तो वो एक गलती हुई है। वो भारत में कहते हैं वो वैसी ही गलती है जैसे रावण के टाइम जब टैक्स कलेक्शन होता था तो साधुओं के पास टैक्स कलेक्शन के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा हम तो नागा साधु हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कहते हैं कि उस समय जो उनका बेटा मेघनाथ था, उन्होंने कहा खून तो है, हम खून ले लेते हैं तुमसे। उन्होंने कहा वो ले सकते हो। तो खून इकट्ठा किया गया। तो बोले जहां भी खून ले जाओगे ना, वो जगह अकाल पड़ जाएगा। तो उस जमाने में कहते हैं कि वो उन्होंने जो गगरी थी वो सीतामढ़ी और जनकपुर नेपाल के पास गाड़ दी, और उससे कहते हैं कि सीता जी का जन्म हुआ उसी गगरी से, और वो पूरा का पूरा साम्राज्य जो रावण का था वो खत्म हुआ। तो भारत कहता है कि सेंटीमेंट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों को, साधुओं को, जिनकी कोई जात नहीं है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। थोड़ी बहुत कमी आएगी, बट दे आर मास्टर्स। हम्म। उनमें भी कमी आ सकती है, उसकी चीजें चर्चा होनी जरूरी है। तो पूरे देश में जो देखा कि चर्चा तो चल रही है कि हम कहाँ गड़बड़ा गए। अगर एक बहुत बड़ी सभ्यता है जिसपे सब नाच करते हैं, वो कहाँ गड़बड़ा गई, भारत इस हालत में पहुंचा कैसे। ये एक बहुत बड़े मुद्दे पिछले 5 वर्षों में हमने जितना भी स्पेशली जंगल्स में सुनने को मिला, गड़बड़ कहाँ हो गई और ठीक कैसे होगा, दो चीजें। हम्म। तो ठीक पे बात अभी करेंगे, पहले अगर आपको कुछ पूछना है। उनका कहना है कि पहले अगर गड़बड़ी समझ में आ जाएगी तो ठीक होने का रास्ता खुल जाएगा। तो पहले गड़बड़ी समझ में आनी चाहिए कि भारत में और दुनिया में, अगर भारत दुनिया को कुछ सिखाता था और रिस्पेक्ट पाता था। आप चाइना में अगर बहुत सारे लोगों से, पुराने जो लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो इंडिया को लैंड ऑफ देयर गॉड बोलते हैं, लैंड यस, ऑफ गॉड। यहाँ पे है, अभी भी है, कि अगर अभी स्पिरिचुअलिटी सीखनी है या कुछ भी है, एंड दे हैव रिस्पेक्ट आल्सो बिकॉज बुद्धा वाज इन इंडिया, सो दे से दैट बुद्धिज्म केम फ्रॉम इंडिया, सो वी हैव दैट रिस्पेक्ट। एंड इनको कहीं ना कहीं एक रिलेशन दिखता है भारत के साथ, स्पेशली जो तिब्बत के लोग हैं, उन्हें कुछ रिलेशन दिखता है कि भारत के साथ हमारा एक अटूट एक रिश्ता है। बाकियों को नहीं है। जो हान डायनेस्टी वाले हैं वो तो दुश्मन समझते हैं हमें, क्योंकि वो हाँ, पढ़ाया गया है उनको तिब्बत के आज की बारे डेट में में। एक चीज और बोलेंगे। तिब्बत बहुत वैसे शास्त्रों में इसको त्रिपुट बोला गया है, और एक अलग तरह का राज्य जहाँ मतलब सब चीजें आराम से मिली। बट भारत के बारे में एक बहुत टिपिकल है कि भारत का जो हिंदुस्तान नामकरण हुआ वो सिंधु नदी से हुआ। हम्म। सिंधु हिंदू हिंदुस्तान, और दूसरा जो स्ट्रीम चली सिंधु इंदु इंडिया, सिंधु इंदु इंडिया, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो ये दोनों स्ट्रीम सिंधु नदी से। और दूसरा भारत जो गॉड सन या गॉड्स लैंड, वो ब्रह्मपुत्र से कहलाया। जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों मानसरोवर तिब्बत से निकलती।
सरप्राइजिंगली ये है कि जिस कारण भारत जाना जाता है वो आज भारत में नहीं है, वो भारत से अलग हो गया। सो तिब्बत पे कोई कहता है कि राइट उनका है, किसका है, बट दे ऑल्सो कॉल अस इंडिया और हिंदुस्तान, तो ऑटोमेटिकली दे प्रूव दैट तिब्बत इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिंधु हिंदू इज शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बांग्लादेश शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जहां जहां ये नदियों का विस्तार हुआ वो पूरा का पूरा, जिस नाम से आप हमें कॉल करते हैं, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें जो हैं ये इस तरह से चलती हैं कि ये ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का जो विस्तार है उसके बाहर जो लैंड है समुद्र तक, ये एक पूरा का पूरा देश रहा है, एक पूरा जियोग्राफिकल एंटिटी रिस्पेक्टेबल रही है। तो ये एक नहीं, चीज बिल्कुल सही कह चली। रहे हैं आप। आज ये वाली बात सुनकर मुझे लगता है शी जिनपिंग को आज नींद नहीं आने वाली कि इन्होंने पूरा तिब्बत बोल दिया कि भारत का पार्ट है। आज उसको नींद नहीं आने वाली है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यस, देयर इज पार्ट ऑफ इंडिया, और वहां पर भी लाइनेज दिखती है उनको। दे फील लाइक वी आर कनेक्टेड विद इंडिया मोर। पहले बोल रहा हूँ, बुद्धा के कारण यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं, वैसे तो सिर्फ 2 या 3% है जो बुद्धिस्ट हैं, बाकी सब भूल गए हैं। जो नई जनरेशन है वो कभी मंदिर में जाती नहीं है। अभी क्योंकि कोविड के बाद थोड़ी सी हालत खराब है, पैंटें ढीली हो गई हैं क्योंकि वेट भी कम हो गया है इनका, खाने पीने को सामान नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है। अब मंदिरों के बाहर लाइनें लगी होती हैं। अग्रवाल जी, आपको हैरानी होगी, जिन मंदिरों के अंदर कबूतर बैठे होते थे, आज वहां पर लाइनें लगी हैं बाहर सिर्फ अंदर जाने के लिए। वहां पर भी टिकट देनी पड़ती है। ये दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर मंदिर जाने के लिए टिकट लगती है, और लोग टिकट लेकर वहां पे जा रहे हैं अंदर, भीख मांगते हैं, रोते हैं कि भैया हमें बचा लो। अब उनको बुद्धा याद आना शुरू हो गया। तो जो बुद्धा हमने शुरू किया था शुरू में, कि जी क्या चाइना मॉडल भारत के लिए अच्छा है? क्या जो रिलीजन का मॉडल चाइना का है वो भारत के लिए अच्छा है? क्योंकि जैसे भारत में आपने बोला फ्रीडम है, फ्रीडम अच्छी है, पर टू मच ऑफ फ्रीडम आपको लगता नहीं है कि भारत में जैसे अभी ये इतना डिविजन्स हैं, जैसे जात पात की डिविजन्स हैं, फिर उसका हिंदू मुसलमान है, फिर नॉर्थ साउथ है, इतनी मल्टीपल लेवल पर डिविजन्स हैं। क्या ये फ्रीडम भारत के लिए अच्छी है? क्या जो चाइना में जैसे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, क्या भारत में नहीं होने चाहिए ऑन रिलीजन ऑल्सो एंड ऑन पॉपुलेशन ऑल्सो? तो सुमित जी, जब हम जंगलों में रहे थोड़े से और ट्राइबल्स में रहे, और कुछ साधुओं ने कहा कि समस्या तब होती है जब हम कुछ चीजें विस्मृत कर जाएं, भूल जाएं, और आधा अधूरा ध्यान रहे, तो समस्याएं खड़ी होती हैं। और समस्याओं का समाधान अगर हम चीजों को याद आ जाए तो समाधान मिलता है। अगर बिजनेस की लाइन में कहें तो बिजनेस कहते हैं कि एंटायर बिजनेस इज नथिंग मोर देन ए फोटोकॉपी। कुछ ओरिजिनल्स खड़े हो जाते हैं और फिर लोग फोटोकॉपी करते रहते हैं, वही तरीके से फैक्ट्री चलाएंगे, वैसे ही दुकान चलाएंगे, उसी तरह से एक अलग ग्राहक आएगा तो अलग ओरिजिनल निकाल के फोटो। साधु संत कहते हैं कि लाइफ इज ऑल्सो नथिंग बट ए फोटो कॉपिंग इन 3 डायमेंशन। एक सिस्टम बनाते हो, उस सिस्टम के हिसाब से पूरी जिंदगी चल जाती है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक आध को आ रही है तो इंडिविजुअल हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अगर लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम आ रही है तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। और सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है तो क्या करते हो बिजनेस में? वो कहते हैं एक ओरिजिनल फिर से लाओ, ओरिजिनल को ठीक करो, ओरिजिनल लाओ फिर फोटोकॉपी करो। और अगर ओरिजिनल में भी कोई छेड़छाड़ हो जाती है तो पहले ओरिजिनल को ठीक कर लो, ठीक से ड्रा करो, तब एक्सपर्ट्स बैठते हैं और ओरिजिनल्स को ठीक करते हैं। भारत में कहते हैं कि ओरिजिनल कौन है, या दुनिया के लिए भी, तो वो कहते हैं ट्राइब्स आर ओरिजिनल, एबोरिजिनल है, उनको नाम ही एबोरिजिनल है, हिंदी में आदिवासी, जो हमेशा से रहे। तो अगर कभी गड़बड़ आ जाए समाज में तो वी शुड लुक टुवर्ड द एबोरिजिनल्स, और वहां से समाधान आएगा। अब आप कहोगे कि समाधान, तो वो कहते हैं कि जब पहली बार सिविलाइजेशन बनी तो या तो वो ट्राइबल्स का एक्सटेंशन था या एक मॉडल था। तो वो बना कैसे? तो जैसे ही सिविलाइजेशन बनी तो सबसे पहले आया कि काम क्या करना है, इसको कैसे चलाना है। तो जो भी एक्सपर्ट थे तो उन्होंने ट्राइबल्स को देखा कि ट्राइबल्स क्या काम करते हैं, कैसे। तो उनका था कि 4 तरह के काम ट्राइबल्स डिवीजन में लेके आते हैं। पहला सिक्योरिटी, जानवरों से, कोई अनजानी चीजों से, और दूसरे ट्राइब से भी। सिक्योरिटी इज द मेन।
इसलिए ट्राइब्स में लड़का हो लड़की हो बूढ़ा हो सबको सुरक्षा का काम सबको आता है। दूसरा उन्होंने कहा मटेरियल स्टोरिंग इज नेसेसरी, विंटर में कहाँ खाना मिलेगा, समर में, रात में, तो एक मटेरियल स्टोरिंग, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, ये दूसरा काम है। तीसरा काम उन्होंने कहा कि ये शिक्षा कौन देगा कि कैसे चलाना है, कैसे तीर चलाना है, कैसे बोलना है, प्लानिंग कैसे करना है, ये तीसरा काम आ गया। चौथा काम उन्होंने कि सन्ड्री काम, शाम को गाना कौन गाएगा, डॉक्टरी कौन करेगा, इंजीनियरिंग कौन करेगा, ये चौथा काम। तो ये 4 काम जो एक्सपर्ट ने इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन देखे। तो इन्होंने कहा कि 4 में हम बांट देते हैं, यहाँ हम एक्सपर्टाइज करेंगे। जैसे चाइना में है ना कि टायर एक जगह बन रहे हैं, कार की बॉडी दूसरी जगह बन रही है, तो एक स्पेशलाइजेशन आता है। उन्होंने भी कहा कि एक सेक्ट बना देंगे चारों में, तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। तो 4 में काम बांट दिए। तो कैसे करेंगे, जितनी पॉपुलेशन है उसको 4 में बांट दीजिएगा। 25% सिक्योरिटी, 25% प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग। थर्ड में आ गया मटेरियल स्टोरिंग, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उससे आता। चौथा हो गया सन्ड्री जॉब, 4 में बांट दिए। अब 4 की आपने क्लासिफिकेशन कर दी, आज की डेट में भी दिखती है, जो बहुत विकृत रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विकृत रूप में दिखती है। तो वो 4 में डिवीजन हो गया और आप एक्सपर्टाइज करेंगे। तो जब माता पिता के रूप में आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बच्चों में इक्वल फुटिंग पे करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक बच्चा बड़ा है तो उसको ज्यादा मिलेगा या दूसरे को कम, एज पर देयर नीड। और एज फूड एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल विल बी एज पर द नीड एंड कंट्रीब्यूशन एज पर द कैपेसिटी एंड एबिलिटी। इस तरह का फैमिली में चलता है। इस तरह की शुरुआत है। तब इसको धीरे धीरे, तो आज अगर समस्या का समाधान हम खोजें तो एक तो चीजें विकृत हो गई हैं, ओरिजिनल पे जाने। ओरिजिनल का ये है, तो अगर इसको हम बहुत मोटे तौर पर एम्प्लॉयमेंट पे लेके आए, जो सबसे बड़ी समस्या भारत की और दुनिया की भी है, तो वो कहते हैं कि 25% पीपल ऑफ द कंट्री शुड बी डिवोटेड टुवर्ड द सिक्योरिटी कंसर्न। और सर अगर हम 25% तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। 140 करोड़ के लोगों की पॉपुलेशन में 30 करोड़ लोग, हाँ, दैट इज व्हाट दिस से कि 32 करोड़ लोग इन एन एवरेज सिक्योरिटी कंसर्न में इन्वॉल्व रहने चाहिए। इसमें सिक्योरिटी की एजुकेशन है लेना और सिक्योरिटी की एजुकेशन देना, मतलब आप सुरक्षा कैसे करेंगे इसकी शिक्षा, और सुरक्षा कैसे करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा। तो ट्रेनिंग भी देना है, एजुकेशन भी देना है, स्किलिंग भी करना है। दूसरा डायरेक्ट सिक्योरिटी। तीसरा उनके लिए मटेरियल मैनेजमेंट और जो भी झगड़े हो उसको सुलटा। तो कहते हैं अगर आदमी की उम्र 100 ईयर माने, शतायु जो भारत में कहते हैं, अच्छा वर्ड होता है, 100 वर्ष जिए, तो 100 वर्ष में 4 डिवीजन कर दिए। 25 वर्ष तक बच्चा सीखेगा सिक्योरिटी, 25 से 50 तक वो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा तो वो सिक्योरिटी कंसर्न में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, 50 से 75 तक वो मैनेजमेंट देखेगा, और 75 से 100 वर्ष के बीच में वो शिक्षा देगा बच्चों को, जो 0 से 25 वाले हैं या 6 से या 10 वाले। तो बेसिकली 8 करोड़ लोगों को सिक्योरिटी में देना चाहिए। 8 करोड़ लोग शिक्षा ले रहे होंगे सिक्योरिटी की, 8 करोड़ लोग मैनेज कर रहे होंगे, और 8 करोड़ में जितने भी बुजुर्ग बचे, हो सकता है कुछ की डेथ भी हो जाए, वो शिक्षा दीक्षा और उनका कोई लिटिगेशन हो, उनका जस्टिस हो, ऐसी कोई प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो 25% वहां। तो आधी जनता, 8 करोड़ बच्चे और 8 करोड़ बुजुर्ग एक तरफ हो गए, वो चाहे स्कूल कह लें या संन्यास आश्रम कह लें, और 50% फील्ड में दिखाई देंगे। आज अगर भारत में कहें कि 8 करोड़ मैनेज कैसे करोगे, तो अगर करंट देखें, दिल्ली जैसे शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड को 15,000 रुपये मिलते होंगे मुश्किल से, 14-15,000 रुपये, नेशनल एवरेज यही। तो 8 करोड़ लोगों को, जिसमें 4 करोड़ लड़के होंगे, 4 करोड़ लड़कियां होंगी, इक्वल फुटिंग पे, 8 करोड़ लोगों को 1,20,000 करोड़ रुपए पर मंथ सैलरी बिलिंग आएगा। अगर 12 महीने का देखें
तो एक 14,44,000 आएगा, इंटू 12 करते। इस साल का बजट जो है वो 52 लाख करोड़ का है भारत का, और पैरेलल इकोनॉमी भी है, ब्लैक इकोनॉमी भारत में। कांस्टेबल करप्शन का पैसा भी लेता है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखता है। तो ये जो अगर इक्वल करें, इक्वल अमाउंट है जो इंडियन जो भी फाइनेंस साइड के हैं वो मानते हैं। तो अगर 52 लाख करोड़ बजट और 52 लाख पैरेलल इकोनॉमी, तो ये होता है 100 लाख करीब। और अगर 14 लाख को देखा जाए जो सैलरी वाले, तो 14% में ये 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इसमें जो मौजूदा है आर्म फोर्सेस में और पुलिस में, वो भी इंक्लूडेड है। वंस यू डू दैट, इसको करेंगे तो आपको प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जितने भी सिक्योरिटी, यही लोग सिक्योरिटी करेंगे, फिर दिन और रात इनकी ड्यूटी होगी। तो जो चाइना का मॉडल आप कह रहे थे, वो ये अपना गांव देखेगा। अब प्रश्न आता है कि कौन करेगा, ये सरकार करेगी या समाज करेगी? तो भारत कहता है कि पहले परिवार बना, परिवार ने समाज बनाया, समाज ने अपनी सहूलियत के लिए सरकार बनाई। ये समाज का प्रेरोगेटिव था कि सरकार बनाई, उल्टा नहीं हुआ कि सरकार आई और उसने कहा नहीं बच्चे पैदा करो, एक परिवार बनाओ, एक फैमिली बनाओ और एक सोसाइटी बनाओ। ऐसा नहीं है। तो इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द सोसाइटी के एम्प्लॉयमेंट दे, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म में भी हमने कहा कि जो आधारभूत चीजें हैं वो धर्म को करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, तब समाज को करना चाहिए। अब प्रश्न आएगा आपका कि समाज के पास भी पैसे कहाँ से आएंगे? अगर समाज करेगा तो सैलरी उसको देना है, सरकार करेगा तब। भारत में मनी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया है कि पैसा कैसे बटेगा। तो अगर मान लो सुमित जी ने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में किसका अधिकार कितना है? तो भारत में कहते हैं कि तुमने 0 से 25 बरस माँ बाप के पैसे खाए हैं। और दूसरा कहावत है, चाइना में भी है, भारत में भी, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। कोई फ्री में नहीं खिलाता। तो 0 से 25 बरस जो तुमने खाना खाया, यू आर ऑब्लाइज टू पे टू पेरेंट्स। अगर 1 साल का 1% माने तो 25% आपको पेरेंट्स को देना है। ये ऑब्लिक कोर्ट जरूर कहता है आज की 50% वाइफ का है और 25% बेटा बेटी। तो जैसे भारत में कहा कि 25 साल आपने फ्री में माँ बाप का पैसा खाया, तो 25% माँ बाप का है। नाउ एज कंटिन्यूटी ऑफ द नेचर, जैसे माँ बाप ने किया, आपका उत्तरदायित्व भी है कि आप भी बच्चों को पालें पोसें बड़ा करें। तो आप अपने बेटा बेटी को देंगे 25%, कितना हो गया? 50% हो गया। 25% आप खुद के लिए रखें, आपको भी खाना पीना है। जो शेष बचा 25 है, उसमें 12%, 12.5 समाज का और 12.5 सरकार का, 12.5 लोकल गवर्नमेंट और 12.5 नेशनल गवर्नमेंट। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो एक भारत पूरी जेंडर इक्वलिटी की बात करता है कि बेटा बेटी, 2 बच्चे, मदर फादर 12.5, हस्बैंड वाइफ 12.5, और समाज और सरकार 12.5। ये एक क्लियर डिवीजन है, कोई इसमें। तो जो 12.5% समाज को मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज की सिक्योरिटी करे, उसकी जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कोई भूखा आए तो उसको खाना दे, उसको शेल्टर दे, उसको एंटरटेनमेंट दे। ये सारी जिम्मेदारी समाज की या धर्म की। इसको अगर बहुत अजीब तरीके से लें, ये 12.5% को नानक जी ने 10% कर दिया। 10 बंद बोलते हैं कि 10%। ये बेसिकली 10 बंद जो था, ये समाज को चलाने के लिए था, ना कि सिर्फ गुरुद्वारा में लंगर कराने के लिए। सारी आवश्यकताएं समाज की उनको करना है। और बड़ी हंसी की बात बताएं कि भारत में आना बोलते हैं, आना 6 पैसे का होता है, और 16 आने का 1 रुपया होता था पहले। अभी 100% बोले 16 आने। तो तब कहते थे कि 4 आने पेरेंट्स के, 4 आने बच्चों के, 4 आने खुद, 4 आने समाज सरकार के, 12-12 का। और ये भी बहुत अजीब चीज है कि ये 12 जो सिम्टम आया, वो भी सूरज का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है इन ईच 11-12 ईयर, उससे लिया गया। इसको अगर हम बच्चों के रूप में देखें
तो टीन एज जो है वो 12 वर्ष के बाद आता है, 13 अंग्रेजी में देखें 13 to 19 यस वो टीन एज होती है। हमारे यहाँ किशोरावस्था बोलते हैं भारत में। तो 6 वर्ष तक एक लाइफ रहती है बच्चे की, 6 वर्ष के बाद स्कूल भेजते हैं, दूसरी लाइफ होती है। 12 वर्ष के बाद प्यूबर्टी आना शुरू होती है, तो वो कहते हैं लड़का लड़की को अलग पढ़ाओ। 18 वर्ष के बाद स्पेशलाइज एजुकेशन, 24 वर्ष में शादी करो, 30 वर्ष तक बच्चे करो, 48 वर्ष तक नौकरी करके आप रिटायर हो सकते हैं या दूसरा काम देख सकते हैं। इस तरह का एक पूरा होमोजेनिटी क्लोज नेट सिस्टम भारत का बनता है। अब चीजें बिखर जाएं, अगर एक लूप कहीं भी गायब हो जाए तो पूरा का पूरा एक जो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मंदिर का हो, या एफएल टावर भी देख लो, एक रॉड निकाल लोगे हो सकता पूरा गिर जाए। तो ये यस ऐसा ही भारत का हुआ है कि एक आध चीज बीच में गायब हो गई और वो पूरा का पूरा सिस्टम धराशायी हो। तो ये भारत के साथ है। तो भारत को किसी से कॉपी करने की जरूरत नहीं, भारत को अपने आप को रिवाइव करने की जरूरत है। इसको पुनरुद्धार भी कह सकते हैं, उसको अभ्युत्थान भी कह सकते हैं, इसको रिवाइवल भी कह सकते हैं। तो ये भारत की जरूरत है आज, ऐसा मुझे लगता है। देयर आर मैनी एक्सपर्ट, मोर नॉलेजेबल, गवर्नमेंट में भी हैं, जंगलों में भी हैं, कुछ हमें नजर नहीं आती, कुछ नजर आती, दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट। तो उनका भी एक मार्गदर्शन रहेगा, बट एक कलेक्टिव एफर्ट नेशनली भी इंटरनेशनली जरूरत है, ऐसा बिल्कुल सही मेरा कह रहे हैं सर आपने जो बोला आज कि वी हैव टू गो बैक टू अवर रूट्स, कि हमने शुरुआत कहां से करी थी और हम कहां पर रास्ते में चूक कर गए। वरना चाइना का मॉडल बिल्कुल आपने सही पकड़ा है इस चीज को। लोग बोलते हैं कि चाइना का मॉडल बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूं कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। चाइना में भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, बट इनका जो कंट्री को चलाने का जो मॉडल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल एक एक्सट्रीम है। उस एक्सट्रीम में जाकर आप काम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी आएगी। जैसे आज ये ताश के पत्तों की तरह, जैसे कहते हैं कि हवा चलती है तो जो कमजोर पत्ते होते हैं सबसे पहले वो झड़ते हैं, वो वाला हाल चाइना का हुआ हुआ है। आज जो यंग पॉपुलेशन है, जिन्होंने कभी दिक्कत देखी नहीं, गोल्डन स्पून से जिन्होंने जन्म लिया था, आज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम अगली अपनी जो आगे की जिंदगी है वो कैसे बिताएंगे। सर आपको हैरानी होगी कि इन्होंने खर्चा करना ही बंद कर दिया, बैंकों में पैसे रखे हुए हैं कि पता नहीं कल को क्या होगा। ये शायद जो थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास हैं, ये हमें वो बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे। एंड दे आर लिटरली इमोशनली दे आर बैंकरप्ट। इन्हें समझ नहीं आ रहा, रिलीजन का पीछे कोई बेस नहीं है, पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है इतनी ज्यादा होती नहीं है, भाई बहन नहीं है, चाचा चाची नहीं है, किसकी तरफ देखेंगे, कोई फॉल बैक अरेंजमेंट नहीं है। सारा टाइम ये सिर्फ ऊपर प्रेसिडेंट की तरफ देखते रहते हैं कि ये कुछ क्योंकि इनको लगता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भगवान तो है नहीं, यही हमारा भगवान है। तो ये शी जिनपिंग की तरफ देखते रहते हैं कि हो सकता है कि हमें कोई ये सहारा दे देंगे और हम आगे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लेंगे। यानी कि भारत को चाइना से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, भारत खुद सक्षम है। हमारा जो सनातन था वही एक गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारा। और कहीं ना कहीं भारत के लिए भी किस्मत अच्छी है कि मोदी जैसे जो पक्के सनातनी हैं वो आए हैं, उन्हें शर्म नहीं आती अपने आप को हिंदू बोलते हुए। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, सबके सामने खुलेआम वो विभूति भी लगाते हैं माथे के ऊपर, माथा भी टेकते हैं और अपने आप को वो सनातनी बोलने से घबराते नहीं है। शायद ये भी एक एक चीज है जो मुझे अच्छी लगती है कि भारत में हम अपने रूट्स की तरफ, गवर्नमेंट ने जाना शुरू कर दिया, अब शायद लोगों को जाने की जरूरत है। लेट्स गो बैक टू अवर रूट्स। और भाई मैं चाइना में बैठकर अपने सनातन को पूरा फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है भारतीयों को भी ये चीज भारत में करनी पड़ेगी। सर आपका क्लोजिंग कमेंट और इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत ही बढ़िया सजेशन भी, और जो तरीका है आपका समझाने का, इट वॉज रियली रियली रिमार्केबल। और मुझे लगता है कि जो मेरा वो था एक अंदर की फीलिंग, आई शुड कॉल यू ऑन माई चैनल, इट वॉज वर्थ इट। आपका सर क्लोजिंग कमेंट इस सारे डिस्कशन के ऊपर आज का, एंड एनी मैसेज टू पीपल ऑल्सो। मेरी शुभकामनाएं हैं चाइना के लोगों के लिए भी, शी जिनपिंग के लिए भी, और सरकार के बारे में, भारत सरकार के बारे में, कि एक पूरा का पूरा इंटेलिजेंसिया काम कर रहा है यहाँ पर, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। तो एक फेस होता है चेहरे का। एंड आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग फ्रॉम इंडिया which world can follow and which India can serve them, which definitely will not be terror,
will not be arms and ammunition, but सॉफ्ट पावर कहें, स्पिरिचुअल पावर कहें, मैनेजमेंट पावर कहें, ये चीज़ निकल के आएगी। और लेट्स गॉड ब्लेस अस कि हम कुछ अच्छा कर सकें, खुश रह सकें, खुद भी और दूसरों को भी खुश रहने का मौका दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आई होप वी कैन हैव मोर टाइम विद यू। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डिस्कशन विद यू। मजा आ गया। बहुत रेयर होता है कि इतने क्लैरिटी के साथ आप पहली बार मेरे साथ आज जुड़े हैं, एंड आगे भी इसको आगे डिस्कशन लेकर जाएंगे। भारत को और क्या करना चाहिए अपनी तरक्की करने के लिए, एक दबदबा लाइफ में, जैसे विश्व गुरु की बात करते हैं हम, विश्व में एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात नहीं करते हैं, विश्व की पावरफुल कंट्री बनने की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं आप भी एग्जिस्ट कीजिए, हम भी एग्जिस्ट करेंगे। तो मिल बांट कर पूरी दुनिया में चलाते हैं, जो सनातन का हमेशा ही प्रिंसिपल रहा है। तो इसके ऊपर कुछ और डिस्कशंस करेंगे आगे कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी कैसे बेटर कर सकते हैं। आपकी पकड़ बहुत अच्छी है इसके ऊपर, आपकी जो किताबें हैं दे आर रिमार्केबल। अगली बात, जो आपकी किताबें हैं उनके ऊपर एक एक कर कि जैसे आपने बोला ऑल्टरनेट एक इकोनॉमी का सिस्टम हम खड़ा कर सकते हैं, ऑल दिस दोस थिंग्स हम डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि ये चीजें लोगों के फायदे की बात है। और आपने तो यहाँ तक बोल दिया कि यू आर रेडी टू इवन डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज वेरी वेरी रेयर कि कोई ऐसा बोलता है कि भी मैंने इतनी मेहनत करी है, आप 2007 से किताबें लिख रहे हैं और आप फ्री में उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस जेनरॉसिटी। अगली बार आपकी बुक्स के ऊपर बात करेंगे एंड हाउ पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद, प्रणाम।